our chapter number 3 start with is periodic table and periodicity. Take chapter number 1 and lecture number 1 about introduction. So let's start our chapter. Periodic table and periodicity. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का जो नेम है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिक टेबल जैसा कि नाम से पता चल रहा है पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक मतलब होता है कि एक सीक्वेंस, एक तरतीब जो है उसके साथ किसी चीज को अरेंज करना। सो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल मींस कि आपके पास एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज करना है। वो टेबल में कैसे अरेंज किया जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को वर्टिकल रोज और हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो है वो अरेंज किया जाता है और इस सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी एक तरतीब है हमारे पास इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ग्रुप्स और पीरियड्स में, इन अ टेबुलर फॉर्म यानी एक टेबल की फॉर्म में, इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, हमने पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन की जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली आपके पास क्या है? पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में। और ये ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज कैसे करते हैं? एक टेबल की फॉर्म में हम अरेंज कर रहे होते हैं और इस टेबुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मैंने कुछ टर्म्स यूज की हैं ग्रुप्स की और पीरियड्स की। तो हम इसको देख लेते हैं कि बेसिकली आपके पास ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। तो लेट्स सी, ग्रुप्स क्या है आपके पास? पीरियोडिक टेबल जो है उसमें आपके पास कुछ इस तरह की लाइंस आपको देखने में मिलती हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, इनको वर्टिकल कॉलम्स बोला जाता है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, ये वर्टिकल कॉलम्स आपके पास क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, द वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल is called group। तो जो आपके पास वर्टिकल कॉलम्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पास ग्रुप्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, इनको नंबरिंग कैसे दी जाती है? इनको नंबर दिए जाते हैं ऐसे 1 to 18, यानी जो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो 1 to 18 तक जो है इनसे इनको नॉमिनेट किया जाता है। सो हमारे पास अब सेकंड टर्म आ जाती है विच इज पीरियड्स। तो पीरियड्स क्या है? अब हम उसको देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पीरियोडिक टेबल में देखा आपके पास वर्टिकल कॉलम्स आते हैं, इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो है वो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, ये लाइंस हमारे पास जो है वो पीरियड्स कहलाती हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक, तो ये जो उसकी किताबें होती हैं आपके पास ये पीरियड्स कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी ऊपरी कितारें आती हैं वो क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। इनको हम पीरियड्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने हैं? तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो पीरियड्स आते हैं वो 7। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। periodic table.
तो ये था हमारे पास पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन कि हमारे पास ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं और पीरियोडिक टेबल आपके पास क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है वो मैंने वो लिखी है पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी क्या है, तो हमारे पास बात आ जाती है पीरियोडिसिटी की, तो हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी देखिए, पीरियोडिसिटी एक्चुअली क्या है, एलिमेंट्स का, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स का अपनी प्रॉपर्टीज को एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करना, रिपीट करना, दोहराना, वो क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी कहलाता है। डेफिनेशन हम किस तरह से करते हैं इसकी, द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। रिपीटेशन मींस क्या होता है, दोहराना, बार बार रिपीट करना है चीज। रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम यानी एक बाकायदा वक्फे के बाद इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी की यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे पास आ चुका है कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करना, वो हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा पीरियोडिक टेबल। और उसी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अपनी खुसूसियात को एक बाकायदा वक्फों के बाद जो है वो बार बार दोहराना, वो क्या कहलाता है, आपके पास पीरियोडिसिटी कहलाता है। अब ये चीज तो हमने देख ली और ये भी देख लिया कि एलिमेंट्स को जो है टेबल में अरेंज किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल बनाने में किस किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, या जो पीरियोडिक टेबल अब हमारे पास मौजूद है, या क्या ये पहले वाला पीरियोडिक टेबल है, या जो फर्स्ट पे पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उसमें कुछ चेंजिंग करने के बाद हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल आया है वो वाला ठीक वाला पीरियोडिक टेबल है। तो हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, उसमें किसकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुई, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल बनाने में स्टूडेंट्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन जो है वो की है। उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का, डिफरेंट केमिस्ट का जो है वो नाम आता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूशन देखें तो डोब्राइनर की जो है वो कंट्रीब्यूशन आती है और इसके जो है वो कंट्रीब्यूशन को डोब्राइनर ट्राइएड्स का नाम दिया जाता है। डोब्राइनर ट्राइएड्स। अब डोब्राइनर ट्राइएड्स क्यों नाम दिया गया इस पीरियोडिक टेबल को, एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने ये जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है वो पेश किया था उसका नाम था डोब्राइनर। ट्राइएड्स क्यों इसको बोला गया, ट्राइएड्स मींस इसकी रीजन ये है बेटा कि उसने रिलेशनशिप बताया था तीन एलिमेंट्स के बारे में भी। जहां पे भी वर्ड ट्राई आएगा, ट्राई का मतलब होता है थ्री, और एड्स को लिखा गया है वो वहां पे एड क्योंकि उसने कुछ एडिशन का फिनोमेना जो है यहाँ पे यूज किया था, इसलिए इस लॉ को ट्राइएड्स बोला जाता है। तो अब हम आते हैं कि उसने स्टेटमेंट जो दी थी अपने लॉ की, वो स्टेटमेंट क्या थी उसको हम देखते हैं। तो जो डोब्राइनर था इसने रिलेशनशिप दिया था, he said that if we take three elements, अगर हम तीन एलिमेंट्स लें, the atomic mass of the middle element is the average of the other two elements. तो स्टूडेंट्स क्या कहा इसने अपनी स्टेटमेंट, उसने कहा कि अगर आप तीन एलिमेंट्स लेते हो, उन तीन एलिमेंट्स में अगर आप साइज वाले दोनों एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसको ऐड अप करके उसका एवरेज लेते हो तो दरमियान वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आपके पास आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डोब्राइनर था ही गेव द रिलेशनशिप, उसने रिलेशनशिप बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन दी थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स के दरमियान ऑफ सेवरल ग्रुप्स,
यानी उसने डिफरेंट ग्रुप्स उठाए और सेवरल ग्रुप्स के दरमियान जो तीन एलिमेंट्स थे उनके दरमियान में उसने रिलेशनशिप बताया था। अब कैसे उसने इसको जस्टिफाई कैसे किया था, उसके एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि सपोज करिए आपके पास जो है वो तीन एलिमेंट्स दिए उसने, जैसे आपके पास कैल्शियम है, देन आपके पास स्ट्रोंशियम है, देन आपके पास बेरियम है। तो ये तीन एलिमेंट्स हो गए, इन तीनों के दरमियान उसने रिलेशनशिप बताया। कैल्शियम का एटॉमिक मास आपके पास 40 होता है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास आपके पास 88 होता है और बेरियम का एटॉमिक मास आपके पास 137 होता है। अब उसने कहा कि अगर आप साइड वाले दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास को सम अप करके 2 पे डिवाइड करते हैं, कैसे किया था उसने किया था 137 और 40 और बाद में उसने इसको जो है 2 पे डिवाइड किया। तो 177 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 8s are 16 और 2 8s are 60, देन आपके पास जो है वो 2 5s are 10, यानी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 88 जो है वो आ रहा है। तो उसने यही चीज यहाँ पे बताई थी कि अगर आप तीन एलिमेंट्स लो, दो के एटॉमिक मैसेज को आप जमा करो तो दरमियान वाले का एटॉमिक मैस आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसका ये जो रूल था, उसका ये जो लॉ था, ये सारे के सारे एलिमेंट पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो रूल जो होता है या लॉ जो बनाया जाता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए सेम इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो लॉ था इसमें मजीद जो है वो चेंजिंग की गई। तो इसमें जो डिफेक्ट्स थे उसको मजीद जो है इंप्रूव किया गया। अब इसके हम डिफेक्ट्स लिखते हैं। डिफेक्ट्स आपके पास आएंगे, दिस लॉ कैन नॉट satisfies all the elements present in the periodic table. So student, आपके पास जो फर्स्ट लॉ था डोब्राइनर ट्राइएट सबकी रिजेक्ट हो गया। जब इसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए तो देन क्या हुआ, इसके बाद कुछ और जो केमिस्ट थे उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। उसके बाद जो सेकंड वाला लॉ जो है वो दिया गया, वो था न्यूलैंड का ऑक्टेव। अब न्यूलैंड के ऑक्टेव में क्या कहा गया वो हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में कही गई है वो ये कि जो एटॉमिक मैसेज थे वो एग्जैक्टली जो है बिल्कुल ठीक जो है वो डिस्कवर कर दिए गए थे। किसने बिल्कुल जो है वो ठीक के साथ एलिमेंट के बिल्कुल ठीक एटॉमिक मैसेज जो है वो बताया थे, वो कैनिज़ारो जो है उसने एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज जो है उसको डिस्कवर किया था। तो हम यहाँ पे वो भी मेंशन कर लेते हैं कि एटॉमिक मैसेज जो है वो डिस्कवर किए थे, किसने किए थे, एटॉमिक मैसेज जो है इनके बारे में ठीक है किसने इंफॉर्मेशन दी थी, कैनिज़ारो ने दी थी। अब एटॉमिक मैसेज के बारे में एग्जैक्टली पता चल चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक केमिस्ट न्यूलैंड जो था उसने जो है एक लॉ दिया इसके बारे में, एलिमेंट्स की तरतीब के बारे में। क्योंकि उस साइंटिस्ट का नाम न्यूलैंड था इसलिए इसको न्यूलैंड लॉ बोला, जो है न्यूलैंड का ऑक्टेव्स बोला गया। अब ऑक्टेव्स क्यों बोला गया? ऑक्टेव्स वर्ड जहां पे भी ऑक्ट आता है, ऑक्टेव्स मीन होता है 8। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ उसने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस पे, ठीक है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज करते हैं तो देन उसने कहा कि हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी देखने को मिलती हैं कि फर्स्ट वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एक वाले एलिमेंट के साथ जो है वो मिल रही होती है। तो उसने जो स्टेटमेंट दी थी हम उसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव्स ही सेड, if we arrange the elements according to increasing their atomic mass, then properties of first element is similar to, यानी मिलती जुलती हैं to the eighth element। अब इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो एक वाले एलिमेंट के साथ मिल रही होती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास लिथियम है, देन आपके पास सोडियम है, लिथियम है, लिथियम के बाद आपके पास जो है बेरिलियम है,
देन आपके पास बोरोन है, बोरोन के बाद नेक्स्ट आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन आपके पास फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के बाद आपके पास जो है वो सोडियम आ जाता है। तो अगर आप एलिमेंट की काउंटिंग करें यहाँ से, तो ये आपके पास फर्स्ट वाला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8। तो उसने कहा था कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो 8 वाले एलिमेंट के साथ मिल रही होंगी, क्योंकि उसने 8 एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप बताया था, इसलिए उसने अपने लॉ को नाम दिया था ऑक्टेव्स। ठीक है, इसलिए इसको न्यूलैंड का ऑक्टेव्स बोला जाता है। ऑलमोस्ट इसने जो एलिमेंट के बारे में प्रेडिक्शन की थी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेडिक्शन की थी, वो काफी हद तक ठीक थी, लेकिन इसके बावजूद जो है इसके जो लॉ था, ऑक्टेव लॉ था, इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स है वो पाए जाते थे। वो डिफेक्ट्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट ये था कि इसने नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई जगह पीरियोडिक टेबल में नहीं छोड़ी थी। तब तक जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे वो उसने एक टेबल में अरेंज कर दिए थे, जो नए आने वाले एलिमेंट थे उनके लिए स्पेस ही नहीं छोड़ी गई थी वहां पे। सेकंड डिफेक्ट इसमें ये था कि ये जो आपके पास न्यूलैंड का ऑक्टेव था, इसमें नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, और इवन दैट न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। तो ये दो डिफेक्ट्स थे उसमें पाए जाते थे। नंबर 1 डिफेक्ट है हमारे पास, there was no space left, कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी for the new elements, न्यू डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे कोई भी जगह जो है वो नहीं छोड़ी गई। सेकंड इफेक्ट क्या था, नोबल गैसेस were not included in it। ये जो आपके पास न्यूलैंड का ऑक्टेव था, इसमें नोबल गैसेस को शामिल ही नहीं किया गया था। अब इसमें भी डिफेक्ट्स आ गए। अब इस डिफेक्ट्स को जो है वो कवर अप करने के लिए, या उसको जो है उसमें मजीद जो है वो चेंजिंग लाने के लिए आपके पास एक थर्ड लॉ जो है दिया गया, जिसको मेंडलीफ लॉ कहा जाता है। वो आपके पास थर्ड लॉ है मेंडलीफ लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चे कि मेंडलीफ जो था वो फर्स्ट केमिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया था। इससे पहले जो हम दो लॉ पढ़ चुके हैं उसमें एलिमेंट्स को ग्रुप और जो है पीरियड्स में डिवाइड नहीं किया गया था। तो जब से जो सबसे पहली फॉर्म है आपके पास पीरियोडिक टेबल की जो दी थी वो किसने दी थी, मेंडलीफ ने जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है पीरियोडिक टेबल की दी थी। अब मेंडलीफ ने क्या कहा था, या मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था हम वो देखते हैं। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सेम जैसे जो है वो अरेंजमेंट की थी, न्यूलैंड ने एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया था, मेंडलीफ ने भी उसको एटॉमिक मास की बेस पे ही अरेंज किया। लेकिन उसने कुछ चीजें ऐड की। क्या चीजें ऐड की, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अब जो है एटॉमिक मासेस की बेस पे इन पीरियड्स, in horizontal rows called periods and the elements or वो elements which have same chemical properties, वो elements जिनकी chemical properties आपस में मिलती जुलती थी आर प्लेस्ड, उनको रखा गया, आर प्लेस्ड उसने उनको रखा इन वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स में, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया था, कॉल्ड ग्रुप्स। और ये जो आपके पास ग्रुप्स और पीरियड्स की अरेंजमेंट है यही एक्चुअली क्या कहलाती है, पीरियोडिक टेबल कहलाती है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट of elements is called, इसको उसने नाम दिया था पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया। और इसी जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसी को उसने एक लॉ बना के पेश किया था, और उसको उसने बोला था यह क्या है, ये आपके पास कहलाता है पीरियोडिक लॉ। ठीक है, यही जो तरतीब उसने दी जिसमें उसने
एलिमेंट्स को अरेंज किया जिसको उसने बोला कि क्या है आपके पास पीरियोडिक लॉ है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज कर दिया, पीरियोडिक टेबल का नाम दिया और एक लॉ के अकॉर्डिंग किया जिसकी वजह से उसने इसको पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। हालांकि उसकी बहुत अच्छी कोशिश थी कि उसने एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में जो है वो अरेंज किया, लेकिन अभी भी मेंडलीफ ने जो लॉ दिया था इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स जो है वो थे। वो कौन से डिफेक्ट्स थे वो हम देखते हैं। अब सबसे पहला डिफेक्ट, इसने भी एलिमेंट को कैसे अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे उसने अरेंज किया है। तो जब एटॉमिक मैसेज के बेस पे अरेंज किया तो उसने जो है वो आइसोटॉप, आपको पता है कि कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं आइसोटॉप कहलाते हैं। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप की करेक्ट पोजीशन नहीं बताई थी। देयर इज नो करेक्ट पोजीशन of isotope in this periodic table। इस periodic table में जो आइसोटॉप हैं उनकी करेक्ट पोजीशन को नहीं बताया गया था। तो सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला जो इसमें डिफेक्ट था वो ये था कि कुछ एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मैसेज जो है उनको ठीक से जो है periodic table में प्लेस नहीं किया गया था। तो सेकंड डिफेक्ट क्या था? देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे एक मसला था in the placement of element according to their correct atomic mass, according to their correct atomic masses। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ और उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट मेंडलीफ ने जो है वो कुछ और यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, हम उसको भी देख लेते हैं। मेंडलीफ ने स्टेटमेंट दी थी जो उसने पीरियोडिक लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ के मुताबिक उसकी जो स्टेटमेंट थी हम उसको भी देख लेते हैं। पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग उसने जो डेफिनेशन दी थी, जो स्टेटमेंट दी थी, उसके मुताबिक उसने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, The properties of an element, एक एलिमेंट की जो खुसूसियात होती हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, is the periodic function, is the function of their atomic masses। यानी एटॉमिक मास जो होते हैं वही किसी एलिमेंट का जो क्या होते हैं उसका बेसिक पर्पस होते हैं, उसका बेसिक जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास। इसकी मैं सिंपल आपको एग्जांपल देके इस तरह से समझा दूं, जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में हमारा जो दिमाग है वो हमारे पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो हमारी प्रॉपर्टीज जो है बेसिकली हम अगर अपनी बात करें तो हम कहेंगे हमारी बॉडी का जो बेसिक फंक्शन है, जो प्रॉपर्टी है, उसको कौन जो है वो हैंडल कर रहा है, हमारा दिमाग कर रहा है। तो इसी तरह से मेंडलीफ ने कहा था कि किसी भी जो एलिमेंट है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे बेस करती है, उसके एटॉमिक मास पे बेस करती है। होप तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर इसमें कुछ जो है वो आपको प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन करके जो है पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह।